हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिमौर्य आप लोगों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं अपने इस YouTube फैमिली में। आज की क्लास में हम जो अध्ययन करने वाले हैं वो अध्ययन करेंगे इंडियन पॉलिटी की। ठीक है, तो इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड इससे पहले जो भी सारी क्लासें हो चुकी हैं उनमें से कुछ वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप सहजता पूर्वक वहां से जाकर के पहले उन सारी क्लासों को अटेंड कर लीजिएगा एंड तत्पश्चात आकर के इस क्लास में विजिट कीजिएगा। ठीक है, तो आज जो हमने अध्ययन करना है वो इंडियन पॉलिटी में आज जो हमारा चैप्टर होगा वो एक नया अध्याय होगा। ठीक है, तो आज हम जो शुरुआत करने वाले हैं वो एक नए अध्याय का यहाँ पे हम वर्णन करेंगे और इतने बेहतरीन ढंग से करेंगे कि अगर किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न यहाँ से बनाया जाता है तो वो जाना नहीं चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं कि आज इस चैप्टर के माध्यम से हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो इसको हम नाम देते हैं क्या कि आज जो हमारा नया चैप्टर होगा इसमें हम बात करेंगे संविधान के स्रोतों की। ठीक है, यानी भारतीय संविधान के स्रोत। एक प्रकार से हम यही नाम दे करके इसको संबोधित करते हैं, संविधान के स्रोतों की बात करेंगे। एकदम एग्जैक्टली अगर बोलना चाहें तो स्रोतों से तात्पर्य यह है कि जो भी हमारा देश का ये जो एक पवित्र पुस्तक के नाम से हम इसको जानते हैं जो कि हमारा संविधान है, जिससे कि पूरा का पूरा ये भारत देश हमारा पूरे नियम और कानूनों से बंधा हुआ है। ठीक है, और इन्हीं नियम कानूनों के अनुसार ही इस भारत देश की शासन व्यवस्था एवं प्रशासनिक व्यवस्था हमारी क्या हो रही है, चल रही है एकदम सुचारू रूप से। तो आज जो हम यहाँ पे वर्णन करने वाले हैं वो इस चैप्टर के माध्यम से ये बातचीत करेंगे कि जो भी हमारा ये भारत देश का संविधान है ये आखिर यार एक ही जगह से तो मिलकर के बना नहीं होगा। तो आज जो हम अध्ययन करेंगे वो स्रोत से तात्पर्य यही है कि ये जो हमारे भारत देश का एक संविधान तैयार किया, यानी जो भी हमारे संविधान सभा के विशेषज्ञ थे या जो भी हमारे राजनीति के विशेषज्ञ थे उस समय जिन्होंने संविधान सभा में संविधान को गठित किया या निर्मित किया, तो उनके उन लोगों के द्वारा, उन्हीं विशेषज्ञों के द्वारा विभिन्न देशों के संविधानों का अध्ययन किया गया और उन्हीं संविधानों के माध्यम से जो भी हमारे मतलब अच्छे अच्छे एक तरीके से बोले जो प्रावधान थे उनको बाहरी देशों के संविधान से भी उठाया गया और एक नया संविधान तैयार किया गया भारत देश का। ठीक है, तो स्रोत से तात्पर्य हम लोग यही समझेंगे कि विभिन्न देशों के द्वारा निर्मित किया गया है हमारा संविधान। तो देखते हैं ऐसे कौन कौन से हमारे देश आते हैं जिनके संविधान से हमने कुछ प्रावधानों को या अच्छे अच्छे प्रावधानों को हमने उठा करके अपने भारतीय संविधान में समाहित करने का प्रयास किया है। ठीक है, तो उन्हीं की चर्चा आज हम बाकायदा इस क्लास में करेंगे। फिलहाल में इससे पहले हम ये समझते हैं कि ये जो हमारा संविधान तैयार होता है, ये संविधान हमारा जो तैयार किया गया ये दो प्रकार से मिलकर के बनता है। इसको हमने याद रखना है। दो प्रकार से कैसे? तो एक हो गया हमारा, यानी एक प्रकार से बोले तो दो स्रोतों से मिलकर के तैयार होता है। कौन कौन सा? एक होता है हमारा आंतरिक स्रोत, आंतरिक स्रोत के नाम से जानते हैं, और एक है हमारा बाहरी स्रोत, बाहरी स्रोत के नाम से जानते हैं। इन्हीं दोनों स्रोतों के माध्यम से भारतीय संविधान को गठित करने का प्रयास किया जो भी हमारे संविधान सभा के विशेषज्ञ थे या जो भी हमारे राजनीति के विशेषज्ञ थे उस समय, जो संविधान सभा में बैठ करके बाकायदा हस्ताक्षर करते हुए संविधान को पूरे देश के लिए
लागू कर दिया। ठीक है, तो इसमें हम लोग आंतरिक और बाह्य दो स्रोतों की बात करते हैं। इसमें ये देखते हैं कि आंतरिक स्रोत क्या होता है एंड बाहरी स्रोत क्या होता है। तो आंतरिक स्रोत से हम ये तात्पर्य लेते हैं कि जिस समय, एक प्रकार से बोले तो जिस समय हमारी ब्रिटिश शासन चल रहा था एक समय से, उसके पश्चात ही हमारा ये संविधान लागू होता है। ठीक है, तो भारत के अंतर्गत ब्रिटेन के द्वारा जो भी हमारे अधिनियम लाए गए शासन करने के उद्देश्य से, उन्हीं शासनों के माध्यम से हमारे कुछ प्रावधानों को इस भारतीय संविधान में गठित करने का प्रयास किया गया है। तो अर्थात आंतरिक स्रोत से हम यही तात्पर्य लेते हैं कि भारत के अंतर्गत ही जिन हम नियमों को निर्मित करते हैं या जिन कानूनों को निर्मित किया गया, उनको हम आंतरिक स्रोत के नाम से जानते हैं। एंड बाहरी स्रोत से ये तात्पर्य लेते हैं कि कुछ हमारे ऐसे देश हैं इस पृथ्वी पे जिनके संविधानों का बाकायदा राजनीति के विशेषज्ञ जो हैं या जो भी हमारे उस समय के संविधान सभा के विशेषज्ञ लोग हैं, उन्होंने विभिन्न देशों का अध्ययन किया, विभिन्न देशों के संविधानों का अध्ययन किया और बाकायदा अच्छे अच्छे प्रावधानों को निकाल करके उन संविधान से अपने भारतीय संविधान में उनको समाहित करने का प्रयास किया। तो उन्हीं को हम लोग बाहरी स्रोत के नाम से भी जानते हैं। अब यार भारत का संविधान जब बन रहा था तो ऐसी आवश्यकता क्यों पड़ी कि हम बाहरी देश के संविधानों का अध्ययन करते हैं और उनके प्रावधानों को हमने समाहित किया। तो ऐसी आवश्यकता क्यों पड़ी? ऐसी आवश्यकता इस कारणवश पड़ी क्योंकि 200-250 सालों तक भारत हमारा गुलाम था। तो जो भी हमारे संविधान सभा के विशेषज्ञ थे वो ये नहीं चाहते थे कि हम एक कमजोर या एक हम इस तरीके का संविधान निर्मित करें जिनके नियमों को बार बार तोड़ा जा सके। ठीक है, तो इसी कारणवश उन्होंने विभिन्न देशों के संविधानों का अध्ययन किया और उनमें उनको जो भी प्रावधान अच्छे लगे उन्होंने भारतीय संविधान में उनको समाहित कर दिया। ठीक है, तो इसी कारणवश वो यही चाहते थे कि अगर संविधान बनाया ही जा रहा है तो हम भारत देश के लिए एक ऐसा संविधान बनाएंगे, एक ऐसा सशक्त संविधान बनाएंगे कि आने वाले चिरकाल तक या आने वाले समय तक या आने वाले अनंत समय तक, जब तक हमारा इस पृथ्वी पे भारत जैसा देश रहेगा तब तक इन नियम कानूनों को तोड़ा ना जा सके। इसी कारणवश संविधान सभा के जो विशेषज्ञ हैं उनको ये आवश्यकता पड़ती है कि विभिन्न देशों के संविधानों का उन्होंने अध्ययन करके एक भारतीय संविधान का निर्माण करके रख दिया। ठीक है, तो ये हमारा बाहरी स्रोत और ये हमारा आंतरिक स्रोत। आंतरिक स्रोत में हम लोगों ने जो अध्ययन करना है वो अध्ययन करना है सर्वप्रथम भारत शासन अधिनियम की। किसकी बात करेंगे? इसके अंतर्गत हम बात करेंगे भारत शासन अधिनियम 1935 की बात करेंगे। ठीक है, और इसके अंतर्गत जो बात करेंगे बाहरी स्रोत के अंतर्गत, इसमें हम इस पृथ्वी पे विभिन्न हमारे ऐसे देश हैं जिनके संविधानों का अध्ययन किया गया राजनीति के विशेषज्ञों के द्वारा और उन्हीं देशों के संविधान को मतलब कुछ प्रावधानों को उठा करके सम्मिलित कर दिया गया भारतीय संविधान के अंतर्गत। ठीक है, तो इसमें जैसे हम लोगों ने बात करनी है ब्रिटेन की, ब्रिटेन हो गया, ब्रिटेन के बाद हम लोगों ने बात करेंगे अमेरिका की, अमेरिका के पश्चात बात करेंगे कनाडा की, कनाडा के पश्चात जो हम बात करने वाले हैं वो बात करेंगे कनाडा, कनाडा के बाद थोड़ी सी बात कर लेंगे फ्रांस की एंड फ्रांस के पश्चात हम लोग बात करेंगे जर्मनी की एंड जर्मनी के पश्चात बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया की, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया के पश्चात साउथ अफ्रीका हो गया, साउथ अफ्रीका एंड इसी के पश्चात जो हमने और अध्ययन करना है
इसी में वो हम अध्ययन करेंगे। साउथ अफ्रीका के पश्चात में रूस की भी बात कर लेंगे, रूस की बात करेंगे। एंड इस रूस के पश्चात में हम कुछ देशों का और बात करते हैं। रूस के पश्चात और जो बात करते हैं, आयरलैंड की बात करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे कुछ ऐसे देश हैं जिनके संविधानों का बाकायदा संविधान के या संविधान सभा के विशेषज्ञों के द्वारा इन देशों के संविधानों का अध्ययन किया गया और इन्हीं के कुछ अच्छे अच्छे प्रावधानों को उठा करके भारतीय संविधान में सम्मिलित करने का प्रयास किया है बाकायदा संविधान सभा के सदस्यों द्वारा। ठीक है, इसमें हम लोग जो बात करने हैं, ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, रूस एंड आयरलैंड। ठीक है, तो इनकी सबकी चर्चा अभी हम एक एक करके करते हैं कि किस देश के संविधान से हमारा कौन कौन से प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत समाहित किया गया है। ठीक है, लेकिन सर्वप्रथम हम जो बात करेंगे वो अपनी चर्चा को या अपनी क्लास को जो हम स्टार्ट करते हैं वो यहां से करते हैं, भारत शासन अधिनियम 1935 से। ये क्या है, तो इससे पहले हम लोगों ने क्लास की स्टार्टिंग की थी इंडियन पॉलिटी की, तो मैंने यार पढ़ाया है ये अधिनियम हमारा होता क्या है, तो उस वीडियोस को आप देख लीजिएगा, उससे सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं हमारी। ठीक है, बाकी कुछ बातों को हम यहाँ पे देखते हैं कि ये जो भारत शासन अधिनियम है ये उस समय जिस समय संविधान सभा का गठन किया जा रहा था, जिस समय इंडिया पे ब्रिटिशों का शासन था, तो उन लोगों के द्वारा ब्रिटेन से क्या किया गया कि कुछ अधिनियम वगैरह बनाए जा रहे थे जो कि इंडिया के शासन व्यवस्था को चलाने के लिए ब्रिटेन के जो भी हमारे अधिकारी थे वो बना रहे थे। और उसी के अंतर्गत ये हमारा अधिनियम भी बनाया गया था कि इस अधिनियम के द्वारा भारत पर शासन किया जा सके। तो एक अधिनियम उनमें से ये भी था जो कि उस समय भारत पे था। ठीक है, तो इसके अंतर्गत इस भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत ही हमारे मतलब ज्यादा से ज्यादा जो मतलब प्रावधानों का संकलन किया गया हमारे भारतीय संविधान में, वो भारत शासन अधिनियम से ही ज्यादा किया गया है। ठीक है, यानी सार्वधानिक अनुच्छेदों का जो वर्णन किया गया है संविधान के अंतर्गत वो हमारा इसी अधिनियम से लिया गया है। ठीक है, और ये जो भारत शासन अधिनियम है ये अधिनियम इंडिया को सुचारू रूप से चला रहा था उस समय। तो जिस समय हमारा संविधान बना था उस समय इसमें 395 अनुच्छेद थे, 395 अनुच्छेद थे और इन्हीं 395 अनुच्छेदों में लगभग 250 अनुच्छेद हमारे इस भारत शासन अधिनियम से ही उठा करके भारतीय संविधान में समाहित कर दिया गया। ठीक है, तो जो भी अगर हम बात कर रहे हैं तो सर्वाधिक अनुच्छेदों का जो प्रावधान लिया गया है वो भारत शासन अधिनियम से ही लिया गया है। ठीक है, तो इस बात को भी हमने पकड़ करके रखना है। एंड इसी के पश्चात में जैसे कौन कौन से अनुच्छेद लिए गए तो कुछ की बात यहाँ पे हम करते हैं। जैसे इसमें से न्यायपालिका की व्यवस्था हो गई, यानी न्यायपालिका की व्यवस्था, इसको कहां से लिया गया तो ये भारत शासन अधिनियम से उठा करके भारतीय संविधान में समाहित कर दिया गया। ये प्रावधान भी हमने कहां से लिया है, भारत शासन अधिनियम से, न्यायपालिका की व्यवस्था। और इसमें इस न्यायपालिका की व्यवस्था में हम यार तीनों ही न्यायपालिकाओं का अध्ययन करते हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ये तीनों के तीनों हमारे जो भी मतलब न्यायालय हैं ये भारत शासन अधिनियम से ही हमारे उठा करके भारतीय संविधान में समाहित कर दिया गया। और इनके जो पावर्स होंगे, इनकी जो शक्तियां होंगी, वो सारा सिस्टम भी इसी अधिनियम के अंतर्गत लिया गया है। ठीक है, और क्या लिया गया है इस अधिनियम के द्वारा, और जैसे बात करें
तो हम लोगों ने आगे चल करके पढ़ना है। हम लोग बात करेंगे कैग की। किसकी बात करेंगे? कैग, जिसको हम लोग नियंत्रक महालेखा परीक्षक के नाम से जानते हैं। नियंत्रक महालेखा परीक्षक के नाम से जानते हैं। तो इस नियंत्रक महालेखा परीक्षक अर्थात कैग का जो प्रावधान भारतीय संविधान में अनुच्छेद 148 के अंतर्गत किया गया है, वो भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत ही किया गया है। ठीक है। एंड इसी के पश्चात में हम लोगों ने और एक बात याद रखनी है कि इसी के अंतर्गत हम लोगों ने लोक सेवा आयोग का गठन किया, जो कि अनुच्छेद 315 के तहत संघ लोक सेवा आयोग का भी प्रावधान किया गया है संविधान के अंतर्गत। ठीक है। तो इस लोक सेवा आयोग का गठन जो किया गया है, ये भी भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत ही या इसी से लिया गया है। और इसके अंतर्गत जो भी हमारी अखिल भारतीय सेवाएं आती हैं, अर्थात इसका भी प्रावधान अनुच्छेद 312 के तहत संविधान में बड़े ही बेहतरीन तरीके से किया गया है कि हमारे देश में कुछ अखिल भारतीय सेवाएं होंगी, जैसे IAS हो गया, IPS हो गया, IFS हो गया। ठीक है। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन प्रोविंशियल सर्विस या इंडियन पुलिस सर्विस या इंडियन फॉरेन सर्विस। ठीक है। तो इस तरीके के जो भी सारे प्रावधान हैं, वो सारे के सारे प्रावधान भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत ही किए जाते हैं या इन्हीं से लिया गया है। और भारतीय संविधान में बाकायदा इनको बड़े ही बेहतरीन तरीके से सजाया गया है। ठीक है। तो एक पॉइंट हमको ये भी याद रखना है कि लोक सेवा आयोग का गठन, लोक सेवा आयोग का गठन भी इसी के अंतर्गत किया गया। एंड इसी के माध्यम से हम लोग चुनते हैं किसको? अखिल भारतीय सेवाओं का भी चयन करते हैं। अखिल भारतीय सेवाओं का भी चयन करते हैं। किसके माध्यम से? इन लोक सेवा आयोग के माध्यम से। और इसी में हम लोग IAS IPS या जो भी सारी सिस्टम आता है, इसी के माध्यम से हम उनका चुनाव करते हैं। ठीक है। तो ये हमारे कुछ ऐसे मतलब प्रावधान हैं जो कि भारत शासन अधिनियम 1935 से भारतीय संविधान में बाकायदा समाहित किया गया है। मैंने अभी बोला कि 395 में से 250 अनुच्छेद लगभग भारत शासन अधिनियम से ही लिया गया है, जिसमें से हम लोगों ने कुछ का वर्णन यहाँ पे किया है। ठीक है। तो इतनी बात हमको समझ में आ गई होगी और हमको समझना भी है और याद भी रखना है। ठीक है। एंड इसी के पश्चात में अब हम ये बात करते हैं कि हम लोगों ने इन देशों के संविधान से क्या क्या चीजें उठा करके भारतीय संविधान के अंतर्गत समाहित कर दिया। तो सर्वप्रथम जो हम बात करते हैं, वो बात करते हैं ब्रिटेन की। किसकी बात करते हैं? ब्रिटेन की बात करते हैं। ठीक है। इसको फिलहाल में पहले मिटते हैं, उसके बाद देखते हैं। देखते हैं इसी में ब्रिटेन से हम लोगों ने क्या क्या लिया है। तो ब्रिटेन से हम लोगों ने जो बात करनी है, यार ब्रिटेन की बात हम पहले क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ब्रिटेन उस समय हमारा क्या था कि उस समय ब्रिटिशों का शासन था इंडिया में। ठीक है। तो इनके जाने के पश्चात में जब हमारा संविधान तैयार किया जा रहा था राजनीतिक विशेषज्ञों के द्वारा या संविधान सभा के जो भी हमारे विशेषज्ञ हैं उनके द्वारा, तो जो मतलब उनके जाने के पश्चात में हम लोगों ने उनकी जो भी शासन व्यवस्था थी इंडिया के अंतर्गत, और जब उनके संविधान का भी हम लोगों ने अध्ययन किया या राजनीति के विशेषज्ञ जो हैं उनके द्वारा ब्रिटेन के संविधान का जब अध्ययन किया गया, तो जो भी हमारा सिस्टम है या जो भी अच्छे अच्छे प्रावधान हमको ब्रिटेन के संविधान में लगे, उनके प्रावधानों को हमने अपने संविधान में प्रावधानित करने का प्रयास
बड़े ही बेहतरीन तरीके से किया है। तो इसी कारणवश हम ब्रिटेन की चर्चा सर्वप्रथम कर रहे हैं, क्योंकि इन्हीं का शासन इंडिया पे चल रहा था। ठीक है, तो इसमें जो हम लोगों ने पहली बात करनी है वो बात करनी है कि हम लोगों ने लिया है संसदीय व्यवस्था। संसदीय व्यवस्था, अभी हम सारी चीजों को देखेंगे एंड इसी में दूसरे में हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे संसदीय विशेषाधिकार। संसदीय विशेषाधिकार, इसको भी हमने कहां से लिया? ब्रिटेन से। एंड तीसरी जो बात करेंगे वो हम लोग बात करेंगे विधि का शासन। किसका? विधि का शासन, इसको भी हमने कहां से लिया? ब्रिटेन से। एंड इसी के पश्चात में और जो बात करनी है, विधि के शासन के पश्चात में एकल नागरिकता, एकल नागरिकता की भी बात करेंगे। एंड एकल नागरिकता के पश्चात में हमको जो और अध्ययन करना है इसी के अंतर्गत वो हम बात करेंगे एकल नागरिकता के पश्चात में मंत्रिमंडलीय व्यवस्था। इसको भी हमने कहां से लिया है? तो ये भी हमने ब्रिटेन के संविधान से उठा करके भारतीय संविधान में इसको मतलब एक प्रकार से बोले तो समाहित करने का प्रयास किया है। ठीक है, इसी में हम लोग ये देखते हैं कि ये संसदीय व्यवस्था होती क्या है, यानी जिसको हमने उठा करके ब्रिटेन के संविधान से भारतीय संविधान में इसको प्रावधानित करने का प्रयास किया है। तो सर्वप्रथम ये जो संसदीय व्यवस्था है ये हमने ब्रिटेन के संविधान से उठा करके लिया है। संसदीय व्यवस्था अर्थात आज भी हम लोग वर्तमान में देखते हैं कि भारत में हमारे संसदीय व्यवस्था चल रही है, यानी भारत में संसद को बनाया गया है। संसद में लोकसभा, राज्यसभा, इन दोनों ही चीजों का प्रावधान हमारे किया गया है। तो इसी ये जो हमारी व्यवस्था इंडिया में चल रही है ये कहां से ली गई? तो ये हमारे ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। ठीक है, बाकी जैसे जैसे हम लोग पढ़ेंगे तो सारी चीजें आगे आगे हम लोग समझते जाएंगे। ठीक है, तो ये संसदीय व्यवस्था का प्रावधान ब्रिटेन से किया गया। एंड संसदीय विशेषाधिकार, इसका प्रावधान भी ब्रिटेन के संविधान से उठा करके भारतीय संविधान में इसको समाहित करने का प्रयास किया। जो भी हमारे संविधान सभा के विशेषज्ञ हैं या जो राजनीति के विशेषज्ञ थे उस समय, उन्होंने ब्रिटेन के संविधान का बड़े ही बेहतरीन तरीके से या बड़ी ही गूढ़ता के साथ में अध्ययन किया और इन सारे प्रावधानों को भारतीय संविधान में समाहित कर दिया। ठीक है, ये संसदीय व्यवस्था होती क्या है? तो संसदीय व्यवस्था का तात्पर्य यह है कि हमारे भारत में जो ये पार्लियामेंट्री सिस्टम चल रही है तो इसको यानी संसद को कुछ हमारे विशेष अधिकार प्राप्त हैं, यानी कुछ ऐसी कंडीशन या कुछ ऐसी परिस्थितियों में संसद को कुछ विशेष अधिकार प्राप्त हैं जिसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 105 के तहत बड़े ही बेहतरीन तरीके से हमारे संविधान सभा के विशेषज्ञों के द्वारा कर दिया गया। अनुच्छेद 105 के तहत तो ये संसदीय व्यवस्था या संसदीय विशेषाधिकार ये कहां से लिया गया? ब्रिटेन से लिया गया। एंड इसी के पश्चात में विधि का शासन, ये विधि का शासन क्या होता है? तो हम लोग यार जानते हैं कि हमारे इंडिया में संसद है, संसद में लोकसभा, राज्यसभा दोनों ही सदन हैं और यहाँ पे विधि का निर्माण किया जाता है। विधि का निर्माण किया जाता है, विधेयक बनाया जाता है या बिल वगैरह पेश किया जाता है। ठीक है, तो इससे तात्पर्य क्या है कि जो भी हमारे शासन करने के उद्देश्य से या भारत पे जो भी हमारी प्रशासनिक व्यवस्था चलेगी या जो भी शासन व्यवस्था चलेगी उसको हम संसद में पहले दोनों सदनों में वो हमारा पहले बिल टाइप में पारित होगा। उसी के पश्चात में अगर वहां से पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति जी के पास जाता है और यदि राष्ट्रपति जी उस पर हस्ताक्षर कर देते हैं
तो वो कानून या वो हमारा जो बिल है या वो जो हमारा विधेयक है या वो जो हमारी विधि है वो पूरे देश के लिए हमारी एक कानून के रूप में उभर करके आती है, जिससे कि पूरे के पूरे इंडिया की ये हमारी प्रशासनिक व्यवस्था चलती है सुचारू रूप से। ठीक है, तो ये है हमारा विधि का शासन। इसका प्रावधान भी हम लोगों ने ब्रिटेन से ही उठा करके भारतीय संविधान में समाहित किया है। ठीक है, एंड इसी के पश्चात में आता है हमारा एकल नागरिकता। इससे क्या तात्पर्य है? तो एकल नागरिकता से तात्पर्य है कि हमारे भारत जैसे देश में एक ही नागरिकता का प्रावधान है। ये बात हमको याद रखनी है, यानी चाहे राज्य में होगा तो ऐसा नहीं है कि हम जिस राज्य में रहते हैं यहाँ का मतलब नागरिकता का जो भी हमारा कानून है वो अलग होगा और केंद्र की नागरिकता का कानून अर्थात पूरे इंडिया का कानून वो उसकी नागरिकता का कानून अलग होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम लोग एकल नागरिकता का प्रावधान ये हमारा ब्रिटेन से लिया गया है, जो कि एक अच्छी बात ही है। ठीक है, तो एक देश एक कानून ऐसी जो प्रावधान है ये भारतीय संविधान के अंतर्गत एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है और भारत देश में केवल और केवल एकल नागरिकता ही देखी जाती है। लेकिन अमेरिका जैसे देश में दोहरी नागरिकता है। दोहरी नागरिकता कैसे? यानी राज्य की नागरिकता अलग और केंद्र की नागरिकता अलग। ठीक है, तो इसको भी हमने याद रखना है कि भारत में एकल नागरिकता और अमेरिका में दोहरी नागरिकता हमारी ली जाती है किसी भी नागरिक को उस देश में रहने के लिए। ठीक है, तो ये है हमारा एकल नागरिकता और कहां से लिया गया? तो ये भी ब्रिटेन के संविधान से उठा करके भारतीय संविधान में बड़े ही बेहतरीन तरीके से इसको समाहित किया गया है। ठीक है, एंड इसी के पश्चात में ये हमारा आता है मंत्रिमंडलीय व्यवस्था। इस मंत्रिमंडलीय व्यवस्था का प्रावधान भी हम लोगों ने ब्रिटेन के संविधान से उठा करके भारतीय संविधान में इसको सुचारू रूप से प्रावधानित किया है। ठीक है, एंड इसमें ये मंत्रिमंडलीय व्यवस्था होती क्या है? तो हम लोग यार जानते हैं कि जैसे हमारी सरकार है, ठीक है, हमारी सरकार है तो इस सरकार में जो भी हमारा होगा तो उनके कुछ हमारे मंत्री होंगे। तो इस मंत्रिमंडलीय व्यवस्था में जिसकी हमारी सरकार होगी उसी सरकार के द्वारा या उसी सरकार का जो भी हमारा हेड होगा उसी के द्वारा हमारे मंत्री चुने जाएंगे कि इस क्षेत्र का मंत्री ये व्यक्ति हमारा होगा, इस क्षेत्र का मंत्री ये व्यक्ति हमारा होगा, जिसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 73 और 74 के प्रावधान में प्रावधानित किया गया है। तो इसको भी हम लोग कहां से उठा करके लेते हैं? ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। मंत्री कैसे होंगे? जैसे गृह मंत्री अलग, शिक्षा मंत्री अलग, रेल मंत्री अलग और इसी के पश्चात में जो भी हमारे ऐसे बड़े बड़े मंत्री पद हैं, इन मंत्री पदों को सरकार के द्वारा ही क्या किया जाता है? चुना जाता है और फाइनली लास्ट में जाकर के इन्हीं मंत्रियों के द्वारा ही पूरी की पूरी सरकार हमारी गठित होती है। ठीक है, तो इस व्यवस्था को भी हम लोगों ने कहां से लिया है? तो इस मंत्रिमंडलीय व्यवस्था को भी हम लोगों ने ब्रिटेन के संविधान से बड़े ही बेहतरीन तरीके से उठा करके भारतीय संविधान में समाहित करने का प्रयास किया है। ठीक है, तो ये है हमारे कुछ ऐसे प्रावधान जो कि ब्रिटेन के संविधान से उठा करके भारतीय संविधान सभा के जो भी हमारे सदस्य हैं या जो भी संविधान सभा के विशेषज्ञ थे, राजनीति के विशेषज्ञ थे, उन्होंने ब्रिटेन के संविधान का बड़ी ही गूढ़ता के साथ में अध्ययन किया और अच्छे अच्छे प्रावधानों को उठा करके भारतीय संविधान में समाहित कर दिया। ठीक है, तो ये ब्रिटेन से संबंधित हमको इतनी सारी बातों को क्या करना है? याद करके रखना है। एंड इसी के पश्चात में अब हम जो बात करते हैं वो अमेरिका के संविधान की बात करते हैं। यानी अमेरिका के संविधान से ऐसे कौन कौन से प्रावधान उठा करके भारतीय संविधान में समाहित किया गया जिससे कि पूरा का पूरा भारतीय संविधान हमारे निर्मित हो सका या तैयार हो सका। ठीक है,
तो अमेरिका के संविधान से हमको पहली बात ये याद रखना है कि हम लोगों ने अमेरिका के संविधान से क्या लिया है, न्यायिक पुनर्विलोकन, इसको भी याद रखना है, न्यायिक पुनर्विलोकन इसको हमने लिया है। एंड इसी के पश्चात में, न्यायिक पुनर्विलोकन के पश्चात में हम लोगों ने और क्या लिया है, इसको अभी फिलहाल में पहले मिट देते हैं, न्यायिक पुनर्विलोकन। एंड इसी के पश्चात में हम लोगों ने लिया है राष्ट्रपति, अर्थात राष्ट्रपति का एक पद होगा और उन पर महाभियोग, महाभियोग का जो प्रावधान है ये भी हमारा अमेरिका के संविधान से ही उठाया गया है। एंड इसी के पश्चात में और क्या लिया गया, राष्ट्रपति, महाभियोग, और इसी के पश्चात में संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की सर्वोच्चता, तीसरी कंडीशन ये हो गई। इसका प्रावधान भी हम लोगों ने अमेरिका के संविधान से ही भारतीय संविधान में इसको समाहित किया है। एंड इसी के पश्चात में एक की बात और करते हैं कि हम लोगों ने मौलिक जो अधिकार हैं, मौलिक अधिकार, इसका प्रावधान जो हमारे भारतीय संविधान में किया गया है वो अमेरिका के संविधान से ही उठा करके भारतीय संविधान में समाहित करने का प्रयास किया गया है। ठीक है, तो इसमें हम लोग ये देखते हैं कि न्यायिक पुनर्विलोकन से क्या तात्पर्य है हमारा, राष्ट्रपति, इसमें हम लोग यही देखते हैं कि निर्वाचित हमारा राष्ट्रपति होगा और उस पे महाभियोग लाया जाएगा और संविधान की सर्वोच्चता और मौलिक अधिकार। ठीक है, तो न्यायिक पुनर्विलोकन से ये तात्पर्य है कि जो कि यार हम लोग जानते हैं, न्यायिक पुनर्विलोकन से ये तात्पर्य है कि अमेरिका में जो न्यायपालिका है वो बहुत ही शक्तिशाली न्यायपालिका है और एकदम स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका है। किसी भी प्रकार का कोई जोर जबरदस्ती या कोई दबाव पे कार्य न्यायपालिका नहीं करती है। तो हमारे राजनीति के जो विशेषज्ञ थे, जो कि संविधान सभा में बैठ करके संविधान का निर्माण कर रहे थे, उनको ये प्रावधान अच्छा लगा कि अगर हम भारत के संविधान में ऐसी व्यवस्था का प्रावधान कर दें तो हमारे भारत देश की जो भी प्रशासनिक व्यवस्था है या जो भी हमारा न्याय से संबंधित व्यवस्था है वो एक बड़े ही बेहतरीन न्याय कर सकती है। ठीक है, जिसमें ना ही किसी कार्यपालिका के पश्चात ना ही संसद का किसी का भी दबाव नहीं होता है। इसी कारणवश ये न्यायपालिका जो होती है ये एकदम स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका हमारी गठित की गई भारतीय संविधान के अंतर्गत। ठीक है, न्यायिक पुनर्विलोकन से तात्पर्य यही है कि इसका तात्पर्य ये हुआ कि जैसे हमारी संसद ने कोई भी विधि का निर्माण किया या कोई भी कानून हमारे बनाया और वो न्यायपालिका को सही नहीं लगा, यानी कोई भी कोर्ट है हमारा उसको सही नहीं लगा, तो वो उसका न्यायिक पुनर्विलोकन कर सकती है, अर्थात उसको जांच सकती है, उस कानून को जांच पर रख सकती है कि ये जो हमारा कानून बनाया गया भारत के संदर्भ में ये हमारे संविधान का उल्लंघन तो नहीं कर रहा, ये हमारे संविधान के प्रावधानों को मानता है कि नहीं मानता है। ठीक है, तो इसको हम लोग न्यायिक पुनर्विलोकन के नाम से भी जानते हैं कि न्यायपालिका हमारी क्या करेगी, न्याय करेगी संविधान के अनुसार ही। ठीक है, तो इस व्यवस्था का प्रावधान हम लोगों ने अमेरिका से लिया है। एंड इसी के पश्चात में निर्वाचित राष्ट्रपति होगा और महाभियोग लाया जाएगा। तो इस व्यवस्था को भी अमेरिका के ही संविधान से उठा करके भारतीय संविधान में समाहित किया गया है कि भारत जैसे देश के लिए एक हमारा निर्वाचित राष्ट्रपति होगा। इसका प्रावधान भी हम लोगों ने क्या किया है कि बड़े ही बेहतरीन तरीके से संविधान में वर्णित किया है। ठीक है, एंड इसी के पश्चात में महाभियोग का भी सिस्टम लाया गया है कि राष्ट्रपति के ऊपर हम महाभियोग भी ला सकते हैं अनुच्छेद 61 के तहत। ठीक है, तो इस महाभियोग जैसे सिस्टम का प्रावधान भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है और इसको भारतीय संविधान में समाहित किया गया है। फिलहाल में अनुच्छेदों की क्लास
जब अटेंड करेंगे तो वहां पे हम सारी आर्टिकलों को पढ़ने का प्रयास करेंगे कि ऐसे कौन कौन से अनुच्छेद हैं भारतीय संविधान में जिनको हमने जानना भी चाहिए और संविधान में मतलब उनका प्रावधान किया गया है तो हम जैसे जागरूक नागरिक को भी या भारत में हम जैसे जागरूक लोग हैं तो इसके लिए भी जानने के उद्देश्य से भी हमको भारतीय संविधान का अध्ययन करना चाहिए कि भारतीय संविधान में आखिर दिया क्या गया है। ठीक है, तो इसको भी हमने याद रखना है। एंड संविधान की सर्वोच्चता, इसका प्रावधान भी अमेरिका की संविधान से ही भारतीय संविधान में इसको भी समाहित किया गया है। जैसे संविधान की सर्वोच्चता से तात्पर्य यह है कि हमारा भारत जैसे है तो भारत में अगर सर्वोपरि है तो वो है संविधान, ना ही किसी प्रकार की एक प्रकार से बोले तो हमारी और कोई भी ऐसी किताब नहीं है या कोई और ऐसा मतलब जो भी वर्ड यूज करना चाहे कोई और ऐसी अन्य चीज नहीं है भारत के संदर्भ में जो कि सर्वोच्चता को प्रदर्शित करती हो, क्योंकि इसी किताब के माध्यम से ही या इसी पुस्तक के माध्यम से ही जो भी हमारे नियम और कानूनों का प्रावधान किया गया है इसी के माध्यम से पूरा का पूरा भारत देश हमारा चल रहा है। ठीक है, तो इस कारणवश संविधान को हमारे क्या किया गया, सर्वोच्च माना गया। इससे बड़ा भारत में कुछ भी नहीं है या कोई अन्य ग्रंथ भी नहीं है। ठीक है, और इसमें यह बोला गया कि संविधान सर्वोच्च है और संविधान को शक्ति कहां से प्राप्त होती है तो वो भारत की जनता से संविधान को शक्ति प्राप्त होती है और इसी संविधान के माध्यम से ही भारत जैसे देश की प्रशासनिक व्यवस्था बड़े ही सुचारू रूप से चल रही है। ठीक है, तो ये हुई संविधान की सर्वोच्चता। एंड इसी के पश्चात में आता है मौलिक अधिकार। ये जो मौलिक अधिकार का प्रावधान किया गया ये भी अमेरिका के संविधान से ही उठा करके भारतीय संविधान में इसको समाहित किया गया है। ठीक है, और मौलिक अधिकार जो कि हमारे भारतीय संविधान में भाग 3 के अंतर्गत और अनुच्छेद 12 से 35 के मध्य में भारतीय जनता के जो भी हमारे अधिकार हैं या ऐसे कौन कौन से अधिकार हैं जो कि भारत की जनता को प्राप्त हैं, इन सारे प्रावधानों का सिस्टम भी भारतीय संविधान में अमेरिका के संविधान से उठा करके भारत के संविधान में समाहित किया गया है। इसी कारणवश मैं बार बार बोल रहा हूं कि चाहे कोई व्यक्ति पढ़ने वाला हो अन्यथा पढ़ने वाला ना हो, उसको भारत के संविधान का अध्ययन करना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि यार भारत जैसे देश में रह रहे हैं तो हमको अपने नियम और कानून पता होने चाहिए कि हमको इस देश में रहने के लिए हमारे ऐसे कौन कौन से अधिकार हैं जो कि सरकार द्वारा हमको प्राप्त किए जा रहे हैं या भारतीय संविधान के अंतर्गत हमको इस देश में रहने के लिए इन सारे अधिकारों को दिया गया है या ये हमारे अधिकार हैं और हमारे अधिकारों के साथ साथ कुछ हमारे कर्तव्य भी हैं, उनका भी प्रावधान किया गया है कि भारत देश में अगर रह रहे हैं तो इन कर्तव्यों का पालन भारत के हर एक नागरिक को करना होगा, चाहे जो व्यक्ति हो। ठीक है, तो इसका प्रावधान यानी मौलिक अधिकार का प्रावधान भी अमेरिका के संविधान से उठा करके भारतीय संविधान में इसको समाहित किया गया है और ये जो है हमारा ये भाग 3 के अंतर्गत संविधान में भाग 3 के अंतर्गत और अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 के मध्य में जो भी हमारे अनुच्छेद आते हैं वो मौलिक अधिकार के प्रावधान करते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ अमेरिका से उठाए गए प्रावधान जो कि भारतीय संविधान में भारतीय संविधान सभा के जो भी हमारे राजनीति के विशेषज्ञ हैं उनके द्वारा उठा करके भारतीय संविधान में समाहित किया गया। तो यार बड़े ही बेहतरीन तरीके से संविधान का निर्माण किया हमारे संविधान सभा के सदस्यों ने। ठीक है, इतनी अच्छे अच्छे प्रावधानों को उन्होंने दूसरे देशों से उठा करके भारतीय संविधान में समाहित कर दिया। तो बड़ा ही बेहतरीन संविधान तैयार किया उन लोगों ने। ठीक है, इसी के पश्चात में बात करते हैं कनाडा के संविधान की।
कि कनाडा के संविधान से हम लोगों ने ऐसे कौन कौन से प्रावधानों को उठाया है और भारतीय संविधान में इनको समाहित करने का प्रयास किया है। ठीक है, देखते हैं। कनाडा के संविधान से हम लोगों ने संघीय व्यवस्था ली है। कौन सी व्यवस्था? संघीय व्यवस्था। इससे क्या तात्पर्य है? संघीय व्यवस्था से है यानी एक प्रकार से संघात्मक व्यवस्था का प्रावधान हम लोगों ने कनाडा के संविधान से उठा करके हम लोगों ने भारतीय संविधान में समाहित किया है। इससे तात्पर्य यह है कि केंद्र और राज्य के बीच में जो बॉन्डिंग वाला सिस्टम है, अर्थात एक प्रकार से बोले कि बॉन्डिंग वाला सिस्टम हम लोगों ने कहां से लिया? तो कनाडा के संविधान से लिया और इनके बीच शक्तियों का जो विभाजन किया गया वो इसी कनाडा के संविधान से उठा करके भारतीय संविधान के अंतर्गत कर दिया गया है। यानी संघात्मक व्यवस्था कहां से ली गई? कनाडा से। इसमें केंद्र को अलग शक्ति प्राप्त की गई और राज्य को अलग शक्ति दी गई। तो एक प्रकार से यही बोल सकते हैं कि केंद्र और राज्य की शक्तियों का विभाजन ये कहां से लिया गया? तो कनाडा के संविधान से हमारे उठा करके भारतीय संविधान में इसको समाहित किया गया। ठीक है, और इसी के पश्चात में कुछ हमारी अवशिष्ट शक्तियां भी होती हैं। कैसे? कि केंद्र को अलग शक्ति दे दी गई, राज्य को अलग शक्ति दी गई। तो इन शक्तियों के विभाजन करने के पश्चात में जो हमारी अवशिष्ट शक्तियां हैं यानी जो बची रह गई कुछ शक्तियां हैं वो हम केंद्र को ही देंगे। ऐसा नहीं है कि वो शक्तियां राज्य के पास जाएंगी। ठीक है, तो इसको भी हमने याद रखना है कि अवशिष्ट शक्तियां जो होंगी वो भी केंद्र के पास ही होंगी। तो संघात्मक व्यवस्था का जो प्रावधान है ये कनाडा के संविधान से हमारे उठाया गया है। एंड इसी के पश्चात में इस फ्रांस के संविधान की बात करते हैं। फ्रांस से हम लोगों ने क्या लिया? तो फ्रांस में जब हमारी एक प्रकार से बोले तो क्रांति का दौर चल रहा था, यानी फ्रांस की क्रांति, हम लोग इसको हिस्ट्री में पढ़ेंगे तो वहां पे इसका अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो फ्रांस में जब हमारे क्रांति का दौर चल रहा था तो उस समय हमारे 3 से 4 शब्द कुछ ज्यादा फेमस हुए। कौन कौन से? एक है हमारा समता, समता, समानता और बंधुत्व। समता, समानता और बंधुत्व, ये क्रांति के दौरान 3 शब्द हमारे बहुत फेमस हुए, जिनको कि भारतीय संविधान में या भारतीय संविधान का जब निर्माण किया जा रहा था तो उस समय लोकतंत्र के निर्माण के क्रम में या भारतीय स्वतंत्रता के निर्माण के क्रम में या इसके पश्चात के क्रम में इन तीनों शब्दों को फ्रांस के संविधान से उठा करके या उस क्रांति के पश्चात वहां से उठा करके भारतीय संविधान में इसको क्या किया गया? समाहित कर दिया गया। ठीक है, तो इसको भी हमने याद रखना है। ये शब्द वहां भी लोकतंत्र के क्रम में ही फेमस हुए हैं, लोकतंत्रात्मक क्रम के संदर्भ में ही प्रसिद्ध हुए थे। तो ये संविधान सभा के विशेषज्ञों को ऐसा मतलब अच्छा प्रतीत हुआ कि इन शब्दों को भारतीय संविधान में भी समाहित करने की आवश्यकता है, क्योंकि एक लोकतांत्रिक देश का हम निर्माण करने जा रहे हैं। ठीक है, एंड इसी के पश्चात में एक शब्द और आता है गणतंत्र। गणतंत्र आता है, तो इस शब्द को भी हमें पकड़ना है। इस गणतंत्र नामक शब्द को भी भारतीय संविधान में समाहित किया गया और इस गणतंत्र से तात्पर्य यह है कि भारतीय संविधान के अनुसार भारत का जो भी हमारे सर्वोच्च पद होगा वो वंशानुगत नहीं होगा, यानी कोई वंश के अनुसार भारत के सर्वोच्च पद पर नहीं बैठ सकता है। तो इससे हम यही तात्पर्य लेते हैं गणतंत्र शब्द से। और भारत का सर्वोच्च पद है कौन सा? तो वो राष्ट्रपति का पद है। ठीक है, जो कि वंशानुगत नहीं होगा। तो इन सारे शब्दों को भी फ्रांस के संविधान से उठा करके भारतीय संविधान में संविधान के विशेषज्ञों ने समाहित करके रख दिया और एक बड़ा ही बेहतरीन संविधान तैयार किया भारत के लिए। ठीक है, इसी के पश्चात में जर्मनी के संविधान से क्या लिया?
तो यहां से आपातकालीन उपबंध लिया, आपातकालीन व्यवस्था या उपबंध का प्रावधान हम लोगों ने कहां से लिया, जर्मनी से लिया। अर्थात कुछ ऐसी कंडीशनें हो जाती हैं भारत के अंतर्गत या कुछ ऐसा परिस्थिति हो जाती है कि जब हमारे भारत के अंतर्गत आपातकाल घोषित कर दिया जाता है, तो यह जो पूरा का पूरा आपातकालीन सिस्टम है ये जर्मनी के संविधान से उठा करके संविधान सभा के सदस्यों ने या संविधान सभा के विशेषज्ञों के द्वारा भारतीय संविधान में इसको समाहित कर दिया। और एक बात यहाँ पे ये याद रखेंगे कि पूरा का पूरा सिस्टम यहाँ से नहीं लिया गया है, ठीक है। एंड इसी के पश्चात में ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया गया, जब संविधान सभा के सदस्यों ने या संविधान सभा के जो भी हमारे राजनीति के विशेषज्ञ थे उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के संविधान का अध्ययन किया, तो उन्होंने वहां से एक प्रकार से बोले ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हम लोगों ने समवर्ती सूची को उठाया है। किसको उठाया, समवर्ती सूची, समवर्ती सूची को उठाया है। और एक बात ये याद रखेंगे कि सूचियां हमारी 3 होती हैं, कौन कौन सी, एक है हमारी केंद्र सूची, केंद्र सूची, दूसरा राज्य सूची एंड तीसरा इसी में आता है समवर्ती सूची, ठीक है। तो यही जो समवर्ती सूची है इसको ऑस्ट्रेलिया के संविधान से उठा करके संविधान सभा के सदस्यों ने भारतीय संविधान में इसको प्रावधानित किया है बड़े ही बेहतरीन तरीके से, और जिसका वर्णन संविधान में संविधान के 7वें अनुसूची में ये बाकायदा वर्णन किया गया है कि संविधान के अंतर्गत हमारी 3 सूचियों का प्रावधान किया गया है, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। लेकिन यहां से एक बात ये याद रखेंगे कि ये केंद्र सूची और राज्य सूची ये भारत शासन अधिनियम 1935 से उठाया गया है, और ये जो समवर्ती सूची है ये हमारा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, ठीक है। केंद्र सूची से तात्पर्य ये है कि कुछ ऐसी परिस्थितियां ऐसी होंगी भारत में जिसमें केवल और केवल केंद्र सरकार हमारे कानून बनाएगी या केंद्र सरकार के द्वारा कार्य हमारा किया जाएगा, और कुछ हमारी परिस्थितियां ऐसी होंगी भारत में जिसमें हमारे केवल और केवल राज्य सरकार ही कानून बना सकती है। और समवर्ती सूची से तात्पर्य यह है कि इसको इस कारणवश राजनीति के विशेषज्ञों ने संविधान में समाहित किया कि कुछ ऐसी कंडीशनें भी होंगी जिसमें केंद्र और राज्य दोनों को ऐसा करने की अनुमति दी गई है कि आप दोनों लोग मिलकर के कोई भी कानून बना सकते हैं। तो ये हमारा समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो ये हमको याद रखना है। एंड इसी के पश्चात में ऑस्ट्रेलिया के संविधान से और क्या लिया गया, संयुक्त अधिवेशन, क्या लिया गया, संयुक्त अधिवेशन, इसको भी हमने याद रखना है। संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान, संयुक्त अधिवेशन, इसका प्रावधान भी हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से उठा करके भारतीय संविधान में संविधान के विशेषज्ञों के द्वारा इसको यहाँ पे समाहित किया गया है, जिसको संविधान के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत प्रावधानित किया गया है, ठीक है। या अनुच्छेद 108 ये बोलता है कि मेरे द्वारा संयुक्त अधिवेशन की बैठक की जाएगी और इसकी घोषणा राष्ट्रपति महोदय के द्वारा की जाएगी, ठीक है। संयुक्त अधिवेशन से तात्पर्य यह है कि मानते हैं कि कोई भी हमारी बैठक चल रही है वो मतलब एक प्रकार से बोले तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में चल रही होती है। फिलहाल में एक साथ तो नहीं चलती है, लेकिन जब कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं तो राष्ट्रपति महोदय दोनों सदनों के सदस्यों को एक जगह बुला करके संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। यही तात्पर्य है हमारा संयुक्त अधिवेशन का, जिसको भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 108 के तहत प्रावधानित किया गया है, ठीक है। तो इस व्यवस्था का प्रावधान भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से किया गया है। एंड इसी के पश्चात में साउथ अफ्रीका की बात करते हैं।
साउथ अफ्रीका से हम लोगों ने संविधान संशोधन लिया है। क्या लिया? संविधान संशोधन का प्रावधान, संविधान संशोधन, जो कि अनुच्छेद 368 के तहत, अनुच्छेद आर्टिकल 368 के तहत भारतीय संविधान में इसको प्रावधानित किया हमारे राजनीति के विशेषज्ञों ने या संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा। और इस संविधान संशोधन में यह बोला गया कि कुछ हमारी कंडीशनें ऐसी होंगी, जब भी ऐसा हमको लगेगा या अनुमान होगा कि संविधान में कुछ संशोधन की आवश्यकता है या कुछ जोड़ने की आवश्यकता है, तो वो 368 ये हमारा प्रावधान करता है, 368 ये हमको अनुमति देता है कि हम इस अनुच्छेद के तहत संविधान में संशोधन कर सकते हैं। तो इसको भी कहां से लिया गया? ये हमारा साउथ अफ्रीका के संविधान से उठा करके भारतीय संविधान में समाहित किया गया है। एंड इसी के पश्चात में रूस के संविधान से क्या लिया गया? तो रूस के संविधान से हम लोगों ने लिया मौलिक कर्तव्य। क्या लिया? मौलिक कर्तव्य लिया है, जो कि भारत देश में रहने के लिए या भारत देश के हर एक नागरिक को हमारे कुछ ऐसे कर्तव्य दिए गए हैं कि अगर कोई भी बंदा या कोई भी नागरिक अगर भारत देश में रह रहा है तो उसके क्या क्या कर्तव्य होंगे, ये हमारा संविधान में इसको बाकायदा 51A के तहत इसको जोड़ा गया है। और हाँ, ये बात याद रखना कि ये जो हमारा मूल कर्तव्य है ये हमारा मूल संविधान में नहीं था, इसको 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया है बाद में, जो कि अनुच्छेद 51A के तहत इसको रखा गया है कि भारतीय जनता के या भारत के हर एक व्यक्ति के कौन कौन से ऐसे कर्तव्य होंगे। ठीक है, तो इसको भी हमने याद रखना, रूस के संविधान से लिया गया है। इसके पश्चात में लास्ट एक बचता है आयरलैंड। क्या बचता है? आयरलैंड। इस आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया? तो आयरलैंड के संविधान से हम लोगों ने एक प्रकार से बोले तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये हम लोगों ने आयरलैंड के संविधान से लिया है। तो जैसे हम अनुच्छेदों का वर्णन करेंगे तो इन सारे चीजों को हम बड़े ही बेहतरीन ढंग से पढ़ेंगे और मैं पढ़ाऊंगा भी। ठीक है, तो इसका प्रावधान आयरलैंड के संविधान से उठा करके राजनीति के विशेषज्ञों के द्वारा ये हमारे संविधान में इसको क्या किया गया? समाहित किया गया। और इसके अलावा मनोनय की व्यवस्था, किसकी व्यवस्था? मनोनय की व्यवस्था, यानी इसका प्रावधान भी आयरलैंड के संविधान से ही लिया गया है, मनोनय की व्यवस्था। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि राज्यसभा में हमारे 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारे मनोनय की व्यवस्था है, इस मनोनय का प्रावधान भी आयरलैंड के संविधान से उठा करके जो भी हमारे संविधान सभा के सदस्य थे उनके द्वारा उठा करके भारतीय संविधान में इसको समाहित किया गया है। ठीक है, तो फिलहाल में ये थे हमारे कुछ ऐसे देश और कुछ ऐसी चीजें जो कि बाहरी देशों के संविधानों का अध्ययन करके राजनीति के विशेषज्ञों के द्वारा या संविधान सभा के विशेषज्ञों के द्वारा उनका अध्ययन किया गया और कुछ ऐसे प्रावधान उनको जो अच्छे लगे उनको बाकायदा इकट्ठा करके भारतीय संविधान में समाहित किया, जिससे कि एक सशक्त और मजबूत संविधान हमारे भारत देश का तैयार हो सका, जिससे कि आने वाले अनंत काल तक, जब तक हमारा ये भारत देश रहेगा, तब तक इस संविधान को या इन नियम और कानूनों को कोई भी व्यक्ति तोड़ नहीं सकता है। और अगर वो भारत में रह रहा है तो इन सारे प्रावधानों को उसको मानना ही होगा, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। ठीक है, तो इन नियम और कानूनों को फॉलो करना होगा। ठीक है, एंड इसी के पश्चात में एक छोटा सा नोट लिख लीजिएगा कि कुछ ऐसे संविधान के आलोचक भी थे उस समय, जिस समय हमारा संविधान निर्मित किया जा रहा था, उनके द्वारा ये बोला गया
कि जो हमारे भारत का संविधान है ये उधार का संविधान है। ऐसा क्यों बोला? क्योंकि जो संविधान सभा के सदस्य थे, राजनीति के विशेषज्ञ थे, उन्होंने दूसरे दूसरे देशों के प्रावधानों को उठा करके भारतीय संविधान में सम्मिलित किया। इसी कारणवश उस समय जो कुछ हमारे आलोचक थे जो कि संविधान का आलोचना कर रहे थे, उनके द्वारा ये शब्द प्रयोग किया गया कि एक प्रकार से नकलची संविधान है या उधार का संविधान है। एक नोट पॉइंट ये लिखना और एक नोट पॉइंट ये लिखेंगे कि जो भी हमारा संविधान है यहाँ पे क्या किया गया, एक चीज एक नोट ये और लिखेंगे कि जो भी हमारे भारतीय संविधान में अनुच्छेदों का प्रावधान किया गया है ये सारे देशों के संविधानों के अध्ययन करने के पश्चात में राजनीति के विशेषज्ञों के द्वारा उन सारे देशों के अच्छे अच्छे प्रावधानों को उठा करके भारतीय संविधान में समाहित करने का प्रयास किया गया है। ठीक है, तो आई होप यार इस क्लास को पढ़ करके आपको मजा आया होगा और इतनी सारी जानकारियों को जान करके भी मजा आया होगा। तो क्लास अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, बाकी मिलते हैं इसी इंडियन पॉलिटी की श्रृंखला में किसी नए चैप्टर पे। तब तक के लिए